हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 3 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम दो उदाहरणों को करेंगे, उदाहरण 13.1 और उदाहरण 13.2। जो आपने पिछले वीडियोस में सीखा है उसके आधार पर आप इनको सॉल्व करेंगे, तो वो उसका एक बार आप रिविजन जरूर कर लें। तो सबसे पहला उदाहरण है, कोई मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कन करता हुआ पाया जाता है। इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड को आपने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये दे दिया कि ये, मैंने इसे टी लिख दिया कि ये 1 मिनट है, इस टाइम पे वो इतनी बार धड़कन करता हुआ पाया जाता है। तो ये दे क्या रखा है, वैसे ये फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है, आवृत्ति ही दी गई है कि वो 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, तो 75 प्रति मिनट धड़कता है। देखिए, इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 1 मिनट में वो जो पूरा हृदय है वो 75 बार धड़कता है। हमें अच्छा, आप मुझे याद करके बताइए कि आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? आवृत्ति की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। याद है आपको सेकंड इनवर्स? तो इसका मतलब ये मिनट में है। अब हमें इसे सेकंड में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास? 60 सेकंड होते हैं। तो आपने लिखा 60 सेकंड और इज इक्वल्स टू 75। अब देखिए, आवृत्ति आपको याद होगा कि आवृत्ति का मतलब ये होता है कि आपके पास एक इकाई समय में, यानी कि एक, जैसे यहाँ पे से इकाई क्या है, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी बार धड़कता है। तो आप इसको एक कैसे बनाएंगे? मैथ्स में हम ये पढ़ते हैं कि इसको आप 1 सेकंड कैसे बनाते हैं, 1 सेकंड बटे इसको 1 सेकंड कैसे बनाया होगा, जब 60 से भाग दिया होगा तो इधर भी दे देते हैं। तो 75 बटे 60 को जो सॉल्व करके आता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, वही आपकी आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते थे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे ही है, बस थोड़ा सा हम लिखने का तरीका अलग करते हैं। आवृत्ति हमें निकालनी थी, ये आवृत्ति ही दी गई है कि 75 बार। हमने आवृत्ति को पढ़ा था ना कि एक इकाई समय में कितने दोलन करती है दोलन करने वाली वस्तु। तो 1 मिनट में, यानी कि यहाँ पे ये दिया था ना 1 मिनट, तो प्रति मिनट वो 75 बार करती है, तो इसीलिए मैंने उसे फ्रीक्वेंसी ही लिख दिया। बस आपको अब इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, 75 प्रति मिनट यानी कि 75 प्रति मिनट आप कैसे लिखेंगे? 75 प्रति मिनट यानी कि मिनट नीचे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप उसको 60, क्योंकि मिनट बड़ा होता है सेकंड से, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यानी कि 1 × 60। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो अभी हमने पीछे भी किया था, जो आपने नोट किया होगा, वहाँ पे भी यही आ रहा था 75/60। जब आप इसे सल हल करेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाएँगे, तो आपके पास 1.25 सेकंड्स इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऊपर चला जाता है। यही मैं जो हमने सीखा हुआ है कि इसकी यूनिट ये होती है। और इसी को, इस सेकंड इनवर्स को आप कहते हैं हर्ट्ज़, क्योंकि इसकी जो खोज की थी, जिन वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम हर्ट्ज़ था। मतलब रुडोल्फ हर्ट्ज़ था, लेकिन हर्ट्ज़ से हम उसको दिखाते, तो उनके नाम पे इसका मात्रक पड़ा है आवृत्ति का। अब आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल हम कहते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल या एक न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद वो गति अपने आप को बार-बार दोहराएगी। ठीक है? तो हम जनरली फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते हैं? 1/f कर देते हैं। तो जब आप 1/f यानी कि 1 ये वाली वैल्यू कर देंगे, तो कितना आएगा? आप जब भाग लगा के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8 सेकंड, क्योंकि 1 ये 1.25 है और यहाँ पे सेकंड इनवर्स है नीचे ही। तो ये सेकंड इनवर्स जब ऊपर अंश में चला जाएगा तो वो सेकंड बन जाएगा। ठीक है? आप भाग लगा के इसको अच्छे से पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब 13.2 को देखते हैं। निम्नलिखित समय के फलनों में से कौन, सबसे पहला चीज़ है कि आवर्ती और दूसरा है कि अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। और प्रत्येक आवर्त गति का आवर्तकाल भी लिखना है हमें। ओमेगा कोई धनात्मक नियतांक है। अभी तक हमने ओमेगा के बारे में वैसे थोड़ा बहुत समझा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी डीपली पढ़ा नहीं है कि यहाँ पे क्या मतलब है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे अभी के लिए वो एक कांस्टेंट है। वैसे तो आपको याद होगा कि कोणीय आवृत्ति होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन जनरली अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक धनात्मक नियतांक है। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि ये आवर्ती है, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन है जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, या पीरियोडिक नहीं है क्योंकि वो अनावर्ती होगा तब। तो आपको ये बताना है। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने जस्ट पिछली वाली वीडियो में आपको कहा था कैसे आप चेक करेंगे किसी भी फलन को कि वो आवर्ती है या अनावर्ती। तो आप देखिए, ये दिया है sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फलन को आपने देखना है कि अगर वो पुनरावृत्ति करेगा तो वो आवर्ती होगा, अगर नहीं करेगा तो वो अनावर्ती होगा। अगर वो पुनरावृत्ति करेगा तो वो एक निश्चित समय अंतराल वहाँ पे मौजूद होगा, यानी कि वो आवर्तकाल वहाँ पे होगा। ठीक है, अब इस तरीके का आपको याद होगा, हमने एक सॉल्व किया था इस तरीके से, ये वाला।
एक फंक्शन था a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, क्योंकि हमने कहा था कि आवर्ती गति को आप ऐसे साइन के फलन में और कॉस के फलन में लिख सकते हो, और फिर आप उनको एक जॉइंट फलन के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों के संयोग से, क्योंकि उनको जोड़ दिया आपने तो वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो साइन और कॉस अलग अलग एक आवर्ती फलन को निरूपित करते हैं, तो ये साथ में भी एक आवर्ती फलन को निरूपित करेंगे, एक आवर्ती गति को निरूपित करेंगे। ये हमने सीखा था पिछली वाली वीडियो में। फिर हमने इसी को, जब हमने a का मान रखा था, आपको याद होगा d cos फाई, b का मान रखा था d sin फाई, और फिर हमने एक समीकरण को यानी इस पूरे ft को इसमें कन्वर्ट किया था। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे भी एक साइन है जो इसकी तरह है, यहाँ पे भी एक कॉस है। मैं ओमेगा टी पे तो ध्यान देने की बात ही नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन बस इसको अगर आप देखें और दोनों के संयोग से ये बना है, इसको ज़रा हम इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें और आवर्तकाल फाइंड करें, तो हमें दिखेगा कि क्या अब यहाँ की मतलब इसमें ये आवर्त गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इसमें आवर्त गति है या नहीं है। तो वो हमने यहाँ से कैसे फाइंड करते थे हम, क्योंकि हम जब वहाँ पे लिखते थे डी कॉस फाई डी साइन फाई, यहाँ पे ए के साथ ए की जगह, तो हम इस तरीके से डी को फाइंड करते थे, यानी कि इस वाले डी को। और यहाँ पे फाई को भी फाइंड करने का एक नियम था, मतलब टेन नियम तो क्या कहें, पर एक फॉर्मूला था टेन इनवर्स बी अपॉन ए, जहाँ पे हम डी साइन फाई अपॉन डी कॉस फाई कर देते थे, ऐसे निकाला था हमने। ठीक इसी तरीके से हम इस वाली को, जो इसके बराबर आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसको भी हम इसकी तरह इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे आवर्तकाल दिख जाए, अगर ये आवर्ती गति को निरूपित करता है। वैसे तो ये करता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक साइन है, एक कॉस है, साइन अलग अलग और कॉस भी अलग अलग एक आवर्ती गति को निरूपित करते हैं, साथ में भी करेंगे। तो इसका मतलब हमें बस मतलब जो आवर्तकाल है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आवर्ती गति को निरूपित करते हैं, अलग अलग भी, तो साथ में इनका जो संयोग होगा यानी कि इनका जो जोड़ होगा वो भी एक आवर्ती गति को निरूपित करेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका आवर्तकाल, तो उसके लिए आपको डी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो डी चाहिए। तो इसके लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इस वाली समीकरण में ए क्या है, साइन ओमेगा टी के आगे वाला, यहाँ पे साइन ओमेगा टी के आगे 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी के आगे जो बी है उसका भी 1 का स्क्वायर कर लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये √2 आएगा। अब आप फाई को निकालेंगे, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो बी भी 1 है और ए भी 1 है, तो वो आपके पास इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें 1/1 यानी इस टेन इनवर्स को हटाना है। तो आप देखेंगे कि टेन इनवर्स के यहाँ पे जो 1 है, इस ये 1 की कौन सी 10 की वैल्यू होती है, ये अपने मैथ्स में किया होगा, तो 10 π/4 या 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो वहाँ से वो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है और π/4 आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये करा होगा आपने, मैं एक बार बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं आया होगा। ये 1/1 यानी कि 1 है, तो 10 1 मतलब 1 कब होता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि इस 10 इनवर्स का मतलब है 1/10, और ये 10 ऊपर है ये 10 नीचे है, तो कट जाएगा। बच जाएगा आपके पास 45 डिग्री, जिसे हमने π/4 के टर्म्स में लिखा है, पाई के रूप में, क्या आप 45 डिग्री भी लिख सकते थे उसको। अब हमने इसको लिख दिया इस टर्म्स में। ठीक है, ये कैसे आए ये तो आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब यहाँ पे इसके मान रख देते हैं। कैसे रखेंगे, यहाँ पे d की जगह √2 आ गया, यहाँ पे साइन की जगह साइन ओमेगा टी प्लस 5 π/4। अब ये किसी को कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा कि ये चीज़ कैसे आई, तो ये हमने देखी थी कि कैसे आई, तो इसीलिए जनरली आपको पीछे जो सीखा है वो आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये फाइंड करने के लिए, यहाँ पे क्या हुआ ये समझाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए, जब मैंने पीछे आपको बताया था, तो मैंने ये कहा था इस ft को जो पुनरावृत्ति करेगा, जो फलन आवर्ती गति को निरूपित करेगा, उसे हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी पुनरावृत्ति करता है, तो उसे इस रूप में हम लिखते हैं कि f स्मॉल t प्लस कैपिटल टी, जिसके बाद वो पुनरावृत्ति कर रहा होगा। तो उस कैपिटल टी को फाइंड करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2π बाद अपनी पुनरावृत्ति करता है ये साइन, तो मैंने इसमें +2π कर दिया, यहाँ पे +2π कर दिया, बाकी सेम वही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि अब ये जो एफ टी था, ये हमारा एफ टी था, इसको हमने चेंज कर दिया एफ टी प्लस 2π, यानी कि ये वाली जो टर्म होगा इस टी के अलावा, वो जो टर्म होगा वो आपके किसको निरूपित करेगा, आपके आवर्तकाल को। ये आप इस स्टेप से समझ जाएंगे। यहाँ पे ये 3 चीज़ें थी, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ये ओमेगा टी था, इस वाले 2π में भी ओमेगा टी था, हमने वहाँ से क्या किया, ओमेगा को कॉमन ले लिया, ऐसे ओमेगा कॉमन लिया, इस वाले टर्म से जो पहले वाला टर्म था उस पे वहाँ पे टी बच जाएगा, प्लस यहाँ 2π से जब कॉमन लेंगे उसमें है नहीं, तो उसके अपॉन में लिखा जाएगा, क्योंकि उससे गुणा की होगी और फिर उससे भाग किया होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसे एफ टी
यानी कि ऐसे, और प्लस ये जो है ये आवर्तकाल होगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा इसका, ये तो इसका फाई है, ठीक है। ओमेगा टी में जो इसका ये टी वाला टर्म है वो इसकी गति को निरूपित कर रहा है, यानी कि इतने टाइम में। लेकिन ये जो प्लस टी एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे, ये वाला, ये जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ये निरूपित कर रहा है इसके आवर्तकाल को, ठीक है। एक और बार समझा देती हूँ कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि किस टाइम के बाद वो पुनरावृत्ति कर रहा है। तो हमने 2 पाई जोड़ दिया, क्योंकि साइन अपनी 2 पाई बार पुनरावृत्ति करता है, तो हमने 2 पाई जोड़ दिया। इसके बाद हमने उस, क्योंकि फाई तो अलग है ना यहाँ पे, इस फाई को तो हमने अलग रखा, यानी कि पाई/4 अलग रख दिया। तो जो बाकी 2 टर्म्स बचे, क्योंकि ओमेगा टी में हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें पता है ना कि ये एफ टी था, ठीक है, ये एफ टी था, ये एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपनी पुनरावृत्ति करेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा टर्म होगा उसमें, ये कैपिटल टी, हम इसमें फाइंड करेंगे। तो हमने ओमेगा को बाहर ले लिया, क्योंकि ओमेगा को बाहर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी होता है, यहाँ पे ओमेगा टी, तो हमने ओमेगा को बाहर ले लिया और अंदर जो बचा, इसीलिए हमने यहाँ पे ओमेगा को बाहर लिया, अंदर जो बचा ये है टी, जो हम एफ टी में टी लिखते हैं, और ये हो गया हमारा कैपिटल टी। तो ये 2 पाई अपॉन ओमेगा हमारे पास आवर्तकाल हो गया, ठीक है। ये आपके पास इसका जवाब है कि आवर्त गति का आवर्तकाल क्या है। नेक्स्ट को देखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। तो ये 3 गतियों को निरूपित कर रहा है। ये भी एक आवर्त गति का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि साइन कॉस साइन ये तीनों अलग में, अगर इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना, ये 2 ओमेगा टी या 4 ओमेगा टी, ये अलग अलग एक आवर्ती गति को निरूपित करते हैं, तो साथ में भी करेंगे। अब बस यहाँ पे आपको जब आवर्तकाल आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। ये आप ये खुद लिखेंगे कि हर एक पद क्योंकि आवर्त गति को निरूपित करता है, तो जो इनका संयोजन होगा वो भी एक आवर्त गति को निरूपित करेगा, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है कि आवर्तकाल कितना है। तो प्रत्येक पद की आप कोणीय आवृत्ति देखिए, इसकी ओमेगा, इसकी 2 ओमेगा, इसकी 4 ओमेगा अलग अलग है। तो यहाँ से हम इसमें ये लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का आवर्तकाल कितना है, T0 = 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही होता है ना, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो मैं बस इस आवर्तकाल को फाइंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यू नहीं है या एफ नहीं है, यहाँ पे ओमेगा है, तो उसकी सहायता से मैं आवर्तकाल फाइंड कर रही हूँ। तो मैं इस टी को उधर साइड ले गई, ओमेगा को नीचे, इसलिए ये लिख दिया। अब देखते हैं इस सेकंड पद की कितनी है, T0 के ही टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि ये साथ में हो रही होंगी, तो हम देख रहे हैं कब ये पुनरावृत्ति कर रही है। तो इसके बाद देखते हैं cos 2 ओमेगा टी की, इसकी क्या होगी cos 2 ओमेगा टी की, आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन, मतलब ऐसे लिखेंगे ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा, तो मैंने 2 ओमेगा लिख दिया। और यहाँ पे जो टी है, उस टी की जगह मैंने ऐसा लिख दिया टी। इस टी को जब मैं उधर साइड भेजूंगी तो मेरे पास आएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, इतना आया। अब जो ये आ गया हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे ये वाला, अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिए कि ये T0 का कितना भाग है। अगर आप इसे देखें, यहाँ पे अगर T0 की वैल्यू को लगाएं, तो T इज इक्वल्स टू, यानी कि इसका जो टाइम होगा वो आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह लिखा आपने T0, और नीचे ये 2 है ही, ये वाला। तो यानी कि T0/2 इसका T है, जो यहाँ से दो काट के पाई/ओमेगा आ रहा है, लेकिन वो T0 के टर्म्स में T0/2 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप एक बार कॉपी में मेरे साथ करेंगे तो तब आ जाएगा आपको। तो T0 अपॉन, मतलब हमने T0 के टर्म्स में इसलिए देख रहे हैं, अभी आपको समझ आएगा। तो T0/2 और पाई/ओमेगा, तो वो 2 से 2 कट के आ ही रहा है। अब अगर आप थर्ड के टर्म को देखें तो वो कितना आ रहा है आपके पास, इतना आ रहा है। ये कैसे देखा आपने, अब यहाँ पे 4 ओमेगा है, तो देखिए ये होता है ना आपके पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे आपने 4 ओमेगा लिख दिया। इस टी की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टी इज इक्वल्स टू उधर भेजेंगे 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा। तो देखिए अगर आपको इस टी की वैल्यू चाहिए, अभी इस लेफ्ट वाली साइड को ध्यान मत दीजिए, राइट वाली साइड को, तो आप 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो पाई/2 ओमेगा आएगा। लेकिन अगर आपको इसी चीज को 2 पाई/4 ओमेगा को T0 के टर्म्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, T0 क्या है 2 पाई/ओमेगा, तो 2 पाई/ओमेगा को लिख देंगे आप T0/4। तो इसीलिए ये चीज यहाँ T0/4 आई है। वो 2 पाई जो 4 ओमेगा था उसको हमने T0 के टर्म्स में लिखने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। जनरली बस उसको लिखने के लिए T0। अब क्यों लिखा, अब ये समझिए, क्योंकि हमें पूरी गति का एक आवर्तकाल देखना है, इस इन तीनों के संयोजन का आवर्तकाल देखना है। वो हम कैसे देखेंगे, देखिए पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले T0 का आधा हुआ होगा, फिर T,
और उससे पहले भी t0 का 1/4 पार्ट हुआ होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि t0 मान लिया आपके पास 16 सेकंड है, तो 16 सेकंड का आधा यानी कि 8, तो 16 सेकंड का आधा कर लूँ तो 8 सेकंड, और 16 सेकंड का ही चौथा भाग यानी कि 1/4, तो वो कितना होता है 4 सेकंड्स। तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ होगा, ये वाला, क्योंकि ये 4 सेकंड्स है, फिर ये वाला, मतलब फिर ये वाला हुआ होगा और फिर लास्ट में ये वाला होगा। इसका मतलब जब ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, इसके बाद t0 के बाद वापस से ये चीज, मतलब वापस से पूरी गति रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरी गति का जो आवर्तकाल होगा वो इतना होगा 2π/ω, क्योंकि ये t0/4 इसी का t0/4 है, फिर इसका t0/2 होगा, फिर t0 होगा, फिर गति रिपीट होगी। इसीलिए इस पूरी गति का जो आवर्तकाल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब एक चीज हमें समझ आ गई कि तीनों पदों का योग अपनी पुनरावृत्ति करता है और उसका आवर्तकाल होगा आपके पास ये वाला, जिसके बाद वापस से गति रिपीट हो जाएगी, इसीलिए उसके बाद के टर्म्स वापस रिपीट होंगे। ठीक है, तो 2π/ω, इसीलिए ये इसका आधा है, 1/4 है। इसीलिए आपको पता चल रहा होगा कि ये t0 के टर्म्स में क्यों लिखे, समझाने के लिए लिखे। ठीक है, तो एक बार आप वापस से वीडियो को देखेंगे तो समझ आ जाएगा वैसे आपको। तो ये एक आवर्त गति का उदाहरण है। e−e⁻ को समझते हैं कि ये क्या है, आवर्त गति है या अनावर्ती। सोचिए वैसे थोड़ा, तो आप सबसे पहले तो इसको 1 ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ माइनस की घात है, तो आप इसे प्लस का बनाने के लिए नीचे लेकर जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये वाला टर्म आपको ये बता रहा है। अच्छा, अगर t को, अगर आप इसको आप वैसे कैसे लिखेंगे, अगर sin ω t प्लस cos ω t के टर्म्स में लिखे, तो अगर t मान लिया आपके शून्य की तरफ अग्रसर हो गया, तो समय में वृद्धि के मतलब अगर मान लिया, सबसे पहले हम वृद्धि करवाते हैं, अगर समय वृद्धि हो गई मतलब समय बढ़ता गया, तो यहाँ पे 1/e⁻ω t है। तो यानी कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, मतलब बढ़ने के बाद अगर ये इन्फिनिटी हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म भी इन्फिनिटी आएगा, जिसकी वजह से 1/∞ ये पूरा टर्म आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा शून्य की तरफ प्रवृत्त। तो इसका मतलब जब ये शून्य की तरफ प्रवृत्त होगा तो ये अपनी पुनरावृत्ति कैसे करेगा, क्योंकि ये तो मतलब जब टी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा पूरा घट जाएगा। पूरा पूरा कौन घटेगा, ये पूरा का पूरा फलन। तो इसका मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक अनावर्ती गति का या एक अनावर्ती फलन का उदाहरण है। इसी तरीके से log ω t को समझते हैं। टी को अगर आप बढ़ाते रहे, मान लिया जाए यहाँ की तरह आपने टी को बढ़ाते रहे, तो इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। टी अगर आप बढ़ाते रहे तो जो लॉग इन्फिनिटी होगा वो आपके पास इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, यानी अनंत तक जाता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अपनी पुनरावृत्ति कभी नहीं कर पाएगा। तो जो पुनरावृत्ति नहीं कर पाया वो आपका कैसा फलन हो जाएगा, अनावर्ती फलन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि अनावर्ती फलन कोई है या नहीं है। यहाँ पे हम sin ω t प्लस cos ω t क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट समझ आ जा रहा है ये पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, बस हमें ये दिखाना है कि ये पुनरावृत्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस इसलिए हमने ऐसा किया कि अगर हम टाइम बढ़ाते जाए, अगर देखिए हम यहाँ पे टाइम को घटाते जाते तो घटाते से हमें आंसर एकदम से नहीं मिलता, इसीलिए हमने उसको बढ़ाया, ताकि जस्ट, क्योंकि हमें पता है ना अगर यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया तो ये मान इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, इसलिए हमने टाइम को बढ़ाया। ठीक है, कि अगर टाइम आगे चलता गया क्योंकि टाइम तो बढ़ेगा ही ना, तो उसके बाद ये फलन कैसे बदलेगा अपना मान, ये हमें यहाँ से पता चला। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक अलग गति के बारे में समझेंगे, सरल आवर्त गति अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तब तक के लिए जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।